अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है सुमित पीर जी ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर आपके द इनविटेशन। थैंक यू सर। सर सबसे पहले आज हम बात करेंगे आपके फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो रशिया विजिट किया। उन्होंने किस तरह देखते हैं आप इस विजिट को? साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जंग नहीं होनी चाहिए, डायलॉग के जरिए ही हर मामले को हल करना चाहिए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो कोविड के ज़माने में बहुत नुकसान हुआ है लोगों का, इकोनॉमी में भी, ट्रेड में भी, इस किस्म की स्टेटमेंट्स भी उनकी आई हैं, काफ़ी इंप्रेसिव किस्म की हैं। वैसे आप कैसे देखते हैं उनके इस विजिट को? देखिए आरजू जी, दो चार चीजें, ये विजिट को हमें एक डायमेंशन में देखना पड़ेगा, दो डायमेंशन में देखना पड़ेगा। जियोपॉलिटिक्स में हो क्या रहा है और जरूरत किस चीज की है, और हमें रशिया से क्या है, रशिया को हमसे क्या क्या चाहिए। ये तीन डायमेंशन है सारी चीज की। पहली बात, जियोपॉलिटिक्स में क्या रहा है। जियोपॉलिटिक्स में चाइना की स्थिति बद से बदतर हो रही है। आप देख ही रहे हैं हालत क्या हो रही है। चाइना डेस्परेट हो रहा है, गेम्स खेल रहा है। यहाँ से चाइना ने कोरिया को एक्टिवेट कर रखा। किम जोंग इनके पास खाने के पैसे नहीं है, एजुकेशन के पैसे, वो एक के बाद एक मिसाइल टेस्ट कर रहा है। पैसे कौन दे रहा है उसको? टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है उसको? यहाँ से आपने देखा ईरान फड़फड़ाने लगा। ईरान कह रहा है रशिया से कि भाई हाँ, आप हमें न्यूक्लियर बम बनाने की सलाहियत दो। अचानक यहाँ आपने देखा ट्विटर की डील रुक गई थी पॉलिट ब्यूरो में, जैसे फैसला हुआ ट्विटर की भी डील आगे चली। यहाँ आपने देखा जैसे ये सब चीज हो रही थी, रशिया का डिफेंस मिनिस्टर अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर से बातें करने लगा। हमें कुछ ना वो हो गई थी, थोड़ी गलत फहमी हो गई थी, बात कर लेते जैसे दो बच्चे हो प्राइमरी स्कूल के। तो यहाँ पे ये हो गया। और ये सारी परिस्थिति में एक और चीज हो गई, विंटर हैज स्टार्टेड सेटिंग इन। यहाँ यूएस में मिड टर्म इलेक्शन हो गया। जो मिड टर्म इलेक्शन के रुझान है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन तो लेम डक बन के रह जाएंगे। उनके पास कांग्रेस में भी सत्ता चली, बस 2 साल वो लटकते रहेंगे। अब कल परसों डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि फ्लोरिडा से आई विल अनाउंस अ बिग थिंग। तो मुझे जहां 99% लगता है अपना कैंडिडेट अनाउंस करेंगे, एल बी रनिंग। अगर मैं उनका कैंप देखूं, रिपब्लिकन का टेड क्रूज एक दिखता है और कोई उनका राइवल दिखता नहीं। यहाँ एक ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी है जो जो बाइडेन का राइवल दिखता है। कमला हैरिस की पोजीशन है नहीं। कमला हैरिस तो आजकल जो बाइडेन के साथ एक फ्रेम में आती ही नहीं, क्योंकि उसकी रेटिंग इतनी जा रही। आज मोदी जी की रेटिंग जो बाइडेन से ऊपर है किसी भी अमेरिकन सर्वे में। ये सारी चीजें चल रही है। और अमेरिका की एक और दिक्कत है, जो यूक्रेन में वॉर हुआ उसमें सब लोग एक चीज नहीं समझ पा रहे, जो मैं आज नेशनल टीवी पे भी कह चुका हूँ। मैं कहा भाई एक बात सुन, कह रहे जी इससे जी अमेरिका की आर्म्स लॉबी चलती है चलती। मैंने कहा भाई मेरे, अमेरिका की आर्म्स लॉबी को चलने के लिए चाहिए यूक्रेन मारे रशियनों को, और यूक्रेन पैसा भेजे अमेरिका में और हथियार खरीदे अमेरिका से, मारे रशियन की आइडियल सिचुएशन है। यहाँ सिचुएशन में थोड़ा टर्न है। यहाँ हो क्या रहा है, यूक्रेन मार तो रहा है अमेरिका रशियनों को, पर पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा अमेरिकन टैक्स पेयर, अमेरिकन ट्रेजिडी दे रही है आर्म्स कंपनी को। यूक्रेनी पैसा नहीं बेच रहा है, और यूक्रेनी अपना जान माल बेच के, अपना गेहूं बेच के, सोना चांदी बेच के, मिनरल बेच के पैसा नहीं दे रहा है अमेरिका लॉकहीड मार्टिन को। पैसा दे रहा है उसको कौन? यूएस टैक्स पेयर, यानी कि यूएस ट्रेजरी। ये परिस्थिति जो राउंड रॉबिन चला, ये हो गया गलत। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आरजू जी, अब दुनिया को समझ आ गया अभी पुतिन का पलड़ा होगा भारी। जैसे ही विंटर अब सेट इन हो गया, हम शुरू से बात कर रहे थे आपके चैनल पे, विंटर सेट इन होगा, पुतिन इज वेटिंग फॉर द विंटर टू कम। पुतिन इस लड़ाई को धीरे धीरे आगे चला रहा था। जैसे विल्टन होगा, यूएस में एयर की मतलब गैस की किल्लत, यूएस में डीजल की किल्लत, यूएस में एनर्जी कॉस्ट विल स्काई रॉकेट, और पुतिन का जो पावर है वो आ जाएगा। अब तक अमेरिका बहुत डॉलर दे चुका है, ज़ेलेंस्की इज नॉट एबल टू डिलीवर। वो जो कॉमेडियन है वो कॉमेडियन ही रहेगा। अब यूएस के टैक्स पेयर सवाल पूछा जाए तो हमारा पैसा वहां क्यों दे रहे हो? यहाँ यूके और फ्रांस ऑलरेडी कह रहा है कि भाई मेरा इस लड़ाई से मतलब नहीं, नेटो का मेंबर नहीं होना चाहिए कौन? ज़ेलेंस्की। ठीक है, ज़ेलेंस्की को पीछे एक उसकी जो बाइडेन की मीटिंग हुई थी, जब जो बाइडेन चिल्लाया था उस पर, कह रहा तू हमें पैसे नहीं दे रहा, हम तुम पे एहसान कर रहे हैं हथियार बेच के। ये मत बोल मुझे ये भी ला दो ये भी ला दो, कोई मंडी नहीं खुली यहाँ पे। हम तुम पे एहसान कर रहे हैं हथियार देख के। अब जब ये परिस्थिति हो रही है, और यूएस में इन्फ्लेशन कितना चला गया, करीब 10.1%, 10.5%, इंटरेस्ट रेट 3.5%। ठीक है, चाइना की आप हालत देख ही रहे हो, यूके की आप हालत देख रहे हो। कनाडा, यूएस और यूके में आज इंटरेस्ट रेट 3.5% है, 41 साल में ही हाईएस्ट है। तो इकोनॉमी टाइट हो रही। यहाँ नोपेक करके उन्होंने डॉलर वाला खेल शुरू कर दिया। या एमबीएस इंडिया आ रहे हैं, सुनिएगा, एमबीएस इंडिया आ रहे हैं। हम यूएई से पूरी संभावना रुपयों में ट्रेडिंग करेंगे 2 लाख किलो सोने के लिए। अगर एमबीएस रुपये की ट्रेडिंग मान जाते हैं तो फिर हम तेल भी रुपयों में खरीद रहे हैं। अगर सोना और तेल निकल गया, जो सबसे भारी आइटम है हमारे फॉरेन इंपोर्ट्स में, वो हट जाएंगी। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब यहाँ ऐसे ऐसे चीजें इवैप्ट हो रही है। रशिया का तेल बिक रहा है, रशिया ने तेल में ओपेक को तोड़ दिया।
रशिया हमारा बिगेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल बन के 20% लिया। और जो मैंने कहा था वो पूरी साहब ने भी वही कहा। मैंने कहा भाई जिसको तकलीफ है इंडिया रशिया से सस्ता तेल ले रहा तुम उससे सस्ता दे दो भाई। अगर सऊदियों को तकलीफ है तुम 10-15% सस्ता दे दो, अमेरिकनों को तकलीफ है तुम 15%, हम तुमसे ले लेंगे। हम थोड़ी ना रशिया से तेल ले रहे हैं यार, सेम कीमत पे 30% सस्ता दे रहा हमें, आप उससे सस्ता दे दो। अब ये सारी चीजें हो रही है। अब सवाल है दुनिया चाहती है अरे अब ये लड़ाई रुक जाए, किसी भी तरह से रुक जाए और सबकी मूंछ खड़ी रहे, मूंछ बनी रहे, नाक न कटे। अब ऐसी सूरत में एक ही लीडर, एक ही कंट्री है जो ये कर सकता है, वो मोदी जी और डॉक्टर जयशंकर। देखिए इजराइल कह रहा कि मुझे बोला गया है, पर इजराइल तो बेंजामिन नेतन्याहू अभी आए, कह रहा मुझे बोला जा सकता है, तो मतलब अब तक बोला नहीं है। सामने टर्की अपना मतलब खलीफा इधर उधर घूम रहा, 84% इन्फ्लेशन, क्या 84% इन्फ्लेशन, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। घर में नहीं दाने अम्मा चली बुलाने, उसका तो ये हाल है। 84% इन्फ्लेशन, मतलब आई माय गॉड। लोग इंडिया में कह रहे बड़ी महंगाई है, 7% है, 6.5-7% कह रहे बड़ी महंगाई, 84 सोचिए। अब यूएन कुछ कर रहा। आज 3 दिनों से आपने इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में सुर्खियां देखी, होटल्स एक ही सुर्खी है, बिहाइंड द कर्टन्स इंडिया इज डूइंग अ लॉट। पर्दे के पीछे इंडिया काफी कुछ कर रहा है। तो अब सब इंडिया को वहां खड़ा कर रहे हैं, इंडिया पर्दे के पीछे काफी कुछ कर रहा है, ये दुनिया मान रही है और इंडिया पे ही ये जिम्मेदारी डाली गई है, आप ये चीज करो। हमने किसी की मजम्मत नहीं की, वी हैव नॉट सेड एनीथिंग टू एनीबॉडी। और पहले दिन से आज तक था हमारा एक ही स्टैंड था, आरजू जी, पीस आज भी वही है। तो अब डॉक्टर जयशंकर साहब आ गए, आप देखने रशिया का भी फेवरेबल स्टेटमेंट आ गया, अमेरिकन का भी फेवरेबल स्टेटमेंट आ गया, वो कार्टून की भी वो कुछ बोला नहीं, राइट। अब सब चाहते हैं लड़ाई रुके, क्योंकि अगर आगे लड़ाई चली तो पुतिन को फिर रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब उसके क्षेत्र में, उसके टाइम जोन में बात आ रही है, तो इंडिया को सबने आगे कर दिया, आप लड़ाई रुको, आप लड़ाई रोको, लड़ाई रोको, एक एजेंडा तो ये है। बाकी इन्फ्लेशन ने, महंगाई ने कमर तोड़ दी, आपका पूरा यूरोप रिसेशन में। बाय द वे यूरोप का जर्मनी का चांसलर आपने देखा 3 दिन पहले शी जिनपिंग से मिलने गया था। अब देखिए हालत जर्मनी की होगी, शाहबाज शरीफ भी मिल रहा है और चांसलर भी मिल रहा है। अब शाहबाज शरीफ की तो मजबूरी है, जर्मनी वालों की इतनी हालत खराब हो गई, वो वहां सलाम ठोकने जा रहे हैं। -0.3% इकोनॉमिक आउटलुक है नेक्स्ट ईयर का। कल मुझे एक और चीज पता लगी जो मैं देख के हिल गया, 42 से आरजू जी 50% जो रॉ मटेरियल आता है फॉर जर्मन इंजीनियरिंग कम्स फ्रॉम चाइना। अरे तो जर्मनी को बहुत जल्दी पीछे छोड़ देंगे, रहा जापान, टेंशन कोई नहीं, चाइना खत्म, इंडिया और अमेरिका के बाद होगा नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई आने वाले 5 साल। अब ये रही जर्मनी की हालत, ठीक है। यूरोप की हालत, अमेरिका 90% रिसेशन में जाएगा, ये तो दुनिया कहती है, मैं नहीं कहता। अब ऐसे में कह रहे भाई ये जंग रोको, रोकेगा कौन? भारत। एक ये दूसरी चीज, ये तो हो गया कि जियोपॉलिटिक्स में क्या हो रहा है जी। अब दूसरी चीज पे आते हैं, अब हमारे इंटरेस्ट क्या है रशिया से, ठीक है। हमारा वेपन्स की बात होती है, हमारी काफी इकोनॉमिक ट्रेड वो सब चल रहा है। रशिया ने, आपको याद होगा पीछे व्लादिमीर पुतिन ने कहा, मोदी जी ने मुझे कहा, मैंने 7.6 टाइम्स मतलब 750-60% मोर फर्टिलाइजर आई हैव एक्सपोर्टेड टू इंडिया। और लड़ाई चलती रही, हमारा फर्टिलाइजर मिलता रहा, लड़ाई चलती रही, हमारे झंडे के कारण दोनों देशों में इंडियन भी निकला, पाकिस्तानी भी निकला, ये आपको भी पता है, ठीक है। और लड़ाई चलती रही, S-400 भी आता रहा। चाइना ने बहुत कोशिश की थी, डिले हो जाए, ना आए, कैट लगे, नहीं लगा, S-400 भी आया। जो भी हमारे AMCs थी, जो मैं सपोर्ट पे था, वो सब ऑनर होता गया। तो बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा। अब 3-4 चीजें हैं इंपॉर्टेंट। पहली चीज है मीडिएशन वाली बात जो चली रही है। दूसरी चीज, हर साल इंडिया और रशिया का एक समिट होता है। लास्ट ईयर व्लादिमीर पुतिन यहाँ आए थे, 6 घंटे में सब साइन वाइन करके गए। अब की बार प्राइम मिनिस्टर मोदी को वहां जाना था, पर प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या होगा? आज अभी मैंने देख रहा था खबर, शायद ये आई है कि रशिया के जो मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर या कोई और मिनिस्टर, उनके काउंटर पार्ट के साथ, या रशिया के फाइनेंस मिनिस्टर का अभी कंफर्म नहीं है, उनके काउंटर पार्ट के साथ समिट इस साल भी होगा। शायद मोदी जी और पुतिन के बीच नहीं होगा, मिनिस्ट्री लेवल पे होगा। लास्ट टाइम हमने 24 चीजों पे एग्रीमेंट किया था, उससे पहले 7 चीजों पे था। अब की बार उम्मीद है 30-35 चीजों पे होगा। तो समिट वाला मसला भी हो गया। मेन इंपॉर्टेंट चीज है, G20 की प्रेसिडेंसी मिल रही है इंडिया को। हमने वेबसाइट वगैरह बनाई, अच्छी बनाई। आज उसमें गूगली क्या आ रही, गूगली आने की उम्मीद ये है आरजू जी कि अमेरिका क्या करेगा। अब रशियन का तेल न इंडिया रोक रहा, न चाइना रोक रहा, न बाकी कंट्री रोक रही है, और वो हाईएस्ट तेल खरीद रहे हैं। वो MBS पे पास गए थे जो बाइडेन कि भाई तेल और पंप करो, MBS ने कहा नहीं करता, और इनफैक्ट 2 मिलियन बैरल कम कर दिए, ठीक है जी। अब दिक्कत क्या, कुछ नाराज भी था सऊदी अमेरिका से, पिछले दिन अभी सुनने में आया था
कुछ MBSR है नाराजगी भी ना, ऑयल को लेकर ही, इसको भी लेकर ही चल ऑयल रही को थी। लेके ही था, हाँ, ऑयल ऑयल को को लेके लेकर थी, ही और था। यहाँ भी आ रहे हैं वो, रुपए में हम्म, ट्रेडिंग भी हो रही है हम्म, मोस्ट प्रोबेबली। अब क्या हुआ, ये पैंतरा भी जो बाइडेन का फेल हो गया। अब जो बाइडेन परेशान, यार मैं क्या करूं, यहाँ भी नहीं बात बन रही, वहां भी नहीं बात बन रही। अब उसने एक और तरीका सोचा है कि हम एक सीलिंग लगाएंगे, जिसको भी रशियन तेल है ना, मान लीजिए $50 पर बैरल ले, $45 के नीचे तेल निकाला अनवाइबल होता है। रशिया के पास जो मिशनरी तेल निकालने की पुरानी आउटडेटेड है, टी टी कैटल रिफाइनरीज कहते हैं, छोटी छोटी रिफाइनरीज है उनके पास। मतलब जो वेपन जो सिस्टम है, वेपन नहीं, हम्म, वेपन सिस्टम उनका लेटेस्ट है, तेल निकालने का सिस्टम आउटडेटेड है। तो रशिया के लिए और भी कॉस्टली होता तेल निकालना। अब ये क्या करेंगे, बोलेंगे 50 पर खरीदो नहीं, मतलब 50 में फिर रशिया तेल बेचेगा नहीं, तेल बेचेगा नहीं, फिर लोग आएंगे सऊदी वऊदी के पास, तो अमेरिका का एजेंडा वहां से पूरा होगा। तो हमने एक जाके एक मैकेनिज्म भी वर्कआउट करना, अगर ऐसा होता है तो हमारा मैकेनिज्म क्या होगा रशिया के साथ, कि हम 50 के सीलिंग पे ही तेल खरीदे, पर उनको मान लीजिए 70 में बात है, हम $20 का उनको क्रेडिट नोट दे देते हैं, तो $20 हम्म, का हमसे कुछ भी ले सकते हैं। एक ऐसा मैकेनिज्म हमें तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि ये गोली जो है, ये गुगली जो है, G20 में पूरी पूरी आने की संभावना है। और जब हम G20 करेंगे पहली बार, जबकि रशियन यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट हुआ चौथी बार, जयशंकर जी सरगी लेवरॉफ से मिल रहे हैं, बट पहली बार पुतिन और जो बाइडेन एक कमरे में होंगे। और हमें देखना, हमने होस्ट किया है कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल वो नॉर्थ साउथ डिवाइड हो जाए। आज ईस्ट और वेस्ट की लड़ाई रोकने का दायित्व हमें मिला है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और घातक लड़ाई रोकने का दायित्व हमें मिला है। चाइना वहां से अपने पूरे पैंतरे लगा रहा है, नॉर्थ कोरिया को एक्टिवेट करके, ईरान को एक्टिवेट करके, और यहाँ हमें जिम्मेदारी मिली इस लड़ाई को रोकने की। ये 5-6 चीजें एजेंडा पे है डॉक्टर जयशंकर के, और इन्हीं चीजों पे बात होगी। और ये जो शांति वाली बात है बिल्कुल सही है आपकी, क्योंकि अब ये सारी चीजों में आ रही है। तो ये हमारा एजेंडा है, और बाकी जो बिजनेस एज यूजुअल हमारा रशिया से चलता है वो चलता रहेगा। आप क्या समझते हैं सुमित जी, इतना इतना कॉन्फिडेंस जो है वो इंडिया किस बेस पे दिखा रहा है? उनका क्या, आपका ख्याल है कि रशिया, यूक्रेन और बाकी दुनिया जो है वो आपकी एडवाइस लेगी और उसको फॉलो करेगी? मतलब आप ये कैसे समझ रहे हैं कि ऐसा ही हो जाएगा? कोई कोई मतलब आपके पास है कि इतना कॉन्फिडेंस कैसे है इंडिया इस बात को करने को? देखिए आरजू जी, कॉन्फिडेंस दो तरह से आता है, या तो मेरे को पता मेरी कैपेबिलिटी क्या हो, या मेरा काम हो। हम्म, यहाँ काम पे कॉन्फिडेंस है, कैपेबिलिटी पे नहीं है। हम्म, कैपेबिलिटी पे बेंजामिन नेतन्याहू की कॉन्फिडेंस है, या हम्म, टर्की की कॉन्फिडेंस होती है, हमारा है काम पे। देखिए आप, इसीलिए मैंने कहा था, अगर आप पिछले 2-3 दिन से इंटरनेशनल मीडिया को स्टडी करें ढंग से, तो हर जगह जी, ये आ रहा है कि बिहाइंड द कर्टन्स इंडिया ने हम्म, काफी काम कर दिया है, कर दिया है। और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन मैंने इसलिए समझे, अब अमेरिका के इंटरेस्ट में लड़ाई चलाने नहीं है, यूरोप के इंटरेस्ट में लड़ाई चलाने, और जो आर्म्स जा रहे थे वो भी अमेरिकन टैक्स पेयर के पैसे से जा रहे हैं। वो यूक्रेन सही, पैसे देके नहीं ले रहा, अगर हम्म, पैसे देके ले रहा हो तो कहते लड़ ले लड़ ले। हम्म, अब जितने पैसे देके जितने तुम रशियनों को मरवा रहे हो, वो तुम्हें सौदा भारी पड़ रहा हो, अब तुम पुतिन के एरिया में आ रहे हो। जितनी हम्म, जैसे ठंड पड़ेगी, पुतिन का पलड़ा होगा भारी। और यूरोप ऑलरेडी डिप्रेशन में आ गया है, राइट, रिसेशन है यूरोप में, और हम्म, अमेरिका में रिसेशन आएगा, चाइना में रिसेशन आ रहा है। चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक बाय द वे आज रिवाइज किया गया 2.3 के आसपास, तो 4.4 के, अब मैंने आपको बोला था आलू जी 2.3, 2.4, 2.5 के आसपास आएगा, रिवाइज कर लिया गया। और आज एक और असर हुआ है, 2030 तक इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी एट 8%। हम्म, हम्म, तो मतलब ये चीजें हरी, अब देखिए हर एक को अपनी जेब देखनी पड़ेगी, अपनी हैसियत और औकात देखनी पड़ेगी। बिल्कुल, हाँ, दुनिया चाहती है अब ये लड़ाई रुके। वहां सिर्फ ये लड़ाई बेसिकली, देखिए लड़ाई है रशिया और अमेरिका की, बस सामने खड़ा कर रखा पप्पू। पप्पू की तो लड़ाई है ही नहीं, पप्पू तो कब का, ज़ेलेंस्की तो लड़ ही नहीं सकता, वो तो हफ्ते भर में निपट जाता अगर उसे हथियार न मिले। हम्म, मैंने आपको पहले दिन से क्या करो, मैंने जब हथियार मिलने बंद, लड़ाई हफ्ते भर में खत्म हो जाएगी। और अब देखिए ज़ेलेंस्की का क्या होता क्या नहीं होता, बट मुझे अब उम्मीद है कि अगर भारत ने को जो एक प्रोडक्टिव रोल निभाने को दिया गया, अब वर्ल्ड इस लड़ाई को सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि जो बाइडेन की वहां बिल्कुल कुर्सी हिल गई है। आप देखिए 2 साल उसको ये समझने में लगा कि नंबर 1 एनिमी चाइना है, रशिया नहीं है। नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट और लॉयड ऑस्टिन के स्टेटमेंट को आप स्टडी करें, तो उन्हें 2 साल लगेंगे समझने में। ऐसा नहीं 2 साल नहीं लगे, क्योंकि देखिए जब डीप स्टेट की बात करते हैं, डीप स्टेट और डेमोक्रेट्स आर वेरी फ्रेंडली, डीप स्टेट्स एंड रिपब्लिकन्स आर एंटी। अब जब लग रहा है कि सत्ता ही हिल रही है, लेम डेक प्रेसिडेंट बन के बैठ रहे हो, हम्म, तो अब वो भी हाथ खींचना चाहते हैं, बट हाथ खींचना ऐसे चाहते हैं मूछ ना कटे, हाथ भी खींचे। ये है तो परिस्थिति दुनिया की अभी है कि हम्म, इस लड़ाई को रोको। और एक और चीज आपको बताऊं आरजू जी, 2023-24 विल नॉट बी वेरी पीसफुल फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि हम्म, इन दो को तो आप लोग लोगे, यहाँ एक और है यहाँ पे हमारे बाजू में, ये शी जिनपिंग।
इसको रोकना और भी मुश्किल है। जितना ये टाइट होता जाएगा उतना ही डेस्परेट होता जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन आप लोगों को भी यानी कि भारत को भी ये समझना होगा कि आपके लिए भी जो ज्यादा मुश्किल है वो शायद चाइना है, पाकिस्तान नहीं, और इसलिए थोड़ा सा मेरे ख्याल है इस तरफ एक तो टर्म्स को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सर आगे हम अगर बात करें, अभी रिसेंटली आपके साथ मेरी बात हुई थी ट्विटर को लेकर, और उसमें से कई लोगों को जो है वो जॉब से निकाला गया था। अब फेसबुक के बारे में सुन रहे हैं, और उसके बाद नंबर यकीनन गूगल का आएगा। आखिर ये हो क्या रहा है आपके ख्याल से, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए आरजू जी, आपने पाकिस्तान और चाइना की बात की थी, मैं कई बार कह चुका पाकिस्तान हैज न्यूसेंस वैल्यू, चाइना से थोड़ा थ्रेट पर्सपेक्टिव है, हमें थ्रेट पर्सपेक्टिव फ्रॉम चाइना, बट चाइना तो खुद डिस्ट्रक्शन के राह पे है ना। जितना टाइम कहते हैं ना, यू एक कहावत है इंग्लिश में, कहते हैं लीव एन इडियट विद अ रोप इन अ रूम, रेस्ट द रोप एंड रूम विल डू, इडियट विल हैंग हिमसेल्फ। तो चाइना की भी कोई दिक्कत नहीं, जितना टाइम होगा वो अपने रास्ते पे चल रहा है, वो पूरा अग्रसर है डिस्ट्रक्शन पे, हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे। जी जिनपिंग पूरा काम कर रहा है, आपके इमरान खान वो काम कर रहे थे या जी जिनपिंग वो काम कर रहा है, तो दोनों एक ही राह पे लगे, बिल्कुल मजबूत सिपाही अपने देश को छन्नी हथौड़ा लेकर तोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं आता हूँ अपने ट्विटर की बात। देखिए ट्विटर में के टाइम में मैंने आपको बोला, मैं कहा नेक्स्ट आप देखेंगे हफ्ते 10 दिन में 1 महीने में आपको ये दिखेगा फेसबुक में भी भयंकर एक्यूमुलेटेड लॉसेस है। देखिए आरजू जी, ये बिजनेस नहीं चल सकता ऑन वन लॉजिक, डाटा इज द बिजनेस, आई एम द प्रोडक्ट। तो मेरा डाटा हाईएस्ट बिडर को बेच के कब तक दुकान चला लोगे, कब तक मेरा बेवकूफ बनाओगे? नहीं तो $18 बिलियन का व्हाट्सएप लेने का मतलब ही नहीं था, वो दिया सिर्फ डाटा के लिए, या डाटा को बेचना टू द हाईएस्ट बिडर, एडवर्टाइजिंग के नाम पे, इलेक्शन इन्फ्लुएंस कराने के नाम पे, जिस नाम मर्जी नाम पे बेच दो। पर लोग हो गए समझदार, लोग अपना डाटा बचाने लगे, डिवाइसेस डाटा बचाने लगे, लोग समझदार। देखिए मेरा फेसबुक अकाउंट कभी था ही नहीं, जब मैंने फेसबुक देखा तो मुझे बहुत पहले पता ही तो डाटा चुरा रहा है और कर क्या रहा है, इसको मतलब क्या तुम्हें देने का। और अब आप बोलेंगे कि इलॉन मस्क ने 44 बिलियन में फ्रीडम ऑफ स्पीच, हाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए $44 बिलियन लगाता है। इनफैक्ट आरजू जी आपको मैं बताऊं, इलॉन मस्क आज $44 बिलियन हल्का हो गया, नोट कीजिएगा मेरी बात, $44 बिलियन हल्का हो गया, चलो अच्छी बात है। अब फेसबुक में ये कहानी हुई, जकरबर्ग को अमेरिकन पार्लियामेंट ने बुलाया, जकरबर्ग को रिप्रिमांड किया गया, जकरबर्ग पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फाइन लगे। वो डाटा चुराने से बाजी नहीं आता, क्योंकि उसका धंधा ही डाटा चुराना है। बेसिकली बिजनेस इज डाटा हम प्रोडक्ट है। एक बार फेसबुक ने आज से 4-5 साल पहले एक चैलेंज दिया था, 10 ईयर चैलेंज, आपको याद होगा, 5-1 साल पहले की बात है। जी। मैं न्यूज एक्स पे था, जो नेशनल टीवी हमारा न्यूज एक्स पे था, 9 बजे का शो था, ऋषभ गुलाटी मैनेजिंग एडिटर है, तो मुझे कहा सुमित व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। मैंने उससे यही बोला, मैंने कहा व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे, यू विल लाफ एट मी बट दिस इज ट्रू। कह रहा व्हाट? मैं कहा डाटा इज द बिजनेस, यू एंड मी आर द प्रोडक्ट, आई हैव नो फेसबुक अकाउंट, इफ यू गो एंड पार्टिसिपेट। तो मुझे यूं देखते हैं। और आज फिर मैंने 2-3 साल बाद फिर कभी बात हुई, मैंने कहा ऋषभ मैंने आपको बोला, कह रहा यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। वो क्यों किया गया? वो इसलिए किया गया ताकि फेसबुक का एआई जो है और रोबस्ट हो, उसके लिए उनको बिलियंस ऑफ पॉइंट्स चाहिए, एक्चुअल पॉइंट चाहिए। वो बिलियंस ऑफ पॉइंट्स कहाँ से आते हैं? हमें मिल गए 10 ईयर चैलेंज अपना एआई स्ट्रॉन्ग कर दिया। ये फर्जी बाड़े का धंधा कब तक चलेगा? बेसिकली यू आर नॉट सस्टेनेबल। अगर आप आज ये कुल्लड़ है आरजू जी, ये जो कुल्लड़ बनाता है उसका धंधा चल रहा है, क्यों? वो ये किसी के काम आता है और 4 पैसे 4 आने का बनाता है, 30 पैसे का बेचता है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक, तो वो एक बिजनेस है जहां मैं आपके फायदे की चीज कर रहा हूं, आप मुझे मेरे ईमान के 5 पैसे दे देते हो। ये काम चल रहे खोखा चलता है हमारे यहाँ, छोटे से छोटा खोखा चलता है। इन फेसबुक वालों को इतना नाज था, ये जकरबर्ग कुछ साल पहले हमें इंटरनेट बेचने आया था, तुम इंटरनेट बंद करो, मैं तुम्हें फेसबुक फ्लेवर्ड इंटरनेट दूंगा, फ्री में दूंगा। उन्होंने कहा भैया रास्ता पकड़, पतली गली से निकल ले, आज तुम्हारे खाने के पैसे नहीं, तो हमें इंटरनेट देगा। सही। और ये जो लोगों को गुमान हो गया ना, ये शहनशाह है, वक्त है, ये इनकी सल्तनतें नहीं हिलेगी। आरजू जी, मैं एक वाहिद आदमी जो कहता था सब जाएंगे, सबका नंबर आएगा, वक्त से आगे कोई नहीं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यूं होता है, यूं और यूं, मतलब जैसे बचपन से हम चाइल्ड टू एडल्ट, एडल्ट टू मिडिल एज एंड मिडिल एज टू ओल्ड एज, वैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है। ये और ये फिर कोई भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से परे नहीं। अगर आपके प्रोडक्ट में दम हो, आप वैल्यू क्रिएट करते रहो, आप चलोगे। अगर आप सोचते हो आप लोगों को बेवकूफ बनाओगे, आप अमेरिकन लॉज का फायदा उठाओगे, आप अमेरिका में बैठे कुछ भी कर सकते हो, वो टाइम नहीं आता। मुझे लोगों को समझ आ जाती है अब जी। 13% 11,000 लोग निकाले अपने, 13% लोग। अगर आपने 11,000 लोग निकाले, कम से कम 40,000 लोगों में इनका इफेक्ट होगा, तो कंपनी कहाँ से चलेगी?
मेटा लिया, इंस्टा लिया, ये लिया। इनफैक्ट इंस्टा में क्या 2 मिनट फेम, हमारे लोग हम गाना वीडियो बना रहे 2-2 मिनट की फेम के लिए, यूथ हमारा पागल हो रहा है। बस 2 मिनट की फेम, किसी ने किसी को मेट्रो में थप्पड़ मारा, वो वीडियो वायरल हो जाएगा। बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड की छोटी खींची, व्हाटएवर। मतलब मैं देखता हूँ कैसे कैसे हम गाना वीडियो बनाते हैं। हमारे यूथ की एनर्जी को चैनलाइज कहाँ किया जा रहा है। बट ये ज़करबर्ग जैसे को लिए सबक है। अगर आप सोचते हो कि यू कैन फूल द वर्ल्ड all the time, that is not going to happen. You can sell my data on pretext of some law to somebody, that is not going to happen. और एक इंग्लिश में कहावत है, you feel fool me once, shame on you, you fool me twice, shame on me. Now the world has awakened to this. और नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, it's a matter of time. गूगल, आपने को मैंने पीछे बताया था 150 मिलियन का फाइन लगाया। मैंने आपको बताया इंडिया का पेमेंट्स मार्केट कितना है, क्यों लगाया फाइन। ये अगर कोई भी सोचता है कि हम इनसे बड़े, कोई हमसे बड़ा नहीं, और हर एक की व्यवस्था है। फ्लिपकार्ट ये जो फ्लिपकार्ट हमारा और ये अमेज़न है, इन्होंने मोनोपोली बनाई थी। ONDC का प्लेटफॉर्म हमारे यहाँ रेडी हो रहा है, कोई भी वहाँ लिस्टिंग करा सकता है। आरजू जी, किसी की मोनोपोली नहीं, उससे मोनोपोली सिर्फ उसी की चलती है जो इंसानियत और इंसान के भले का काम करती है। हमारा फार्मा क्यों बढ़ रहा है? हमारा फार्मा इसलिए बढ़ रहा है, हम उस कीमत पे दवाई देते हैं जिसमें कोई नहीं दे सकता। हमने एड्स कंट्रोल किया, हमने हर्पीज कंट्रोल किया, हमने दुनिया में कितनी बीमारियां कंट्रोल की। अफ्रीका की उन कंट्रियों को दवाई दी जिनको कोई, जो स्नोफी की एक गोली $2 में नहीं खरीद सकते, हाँ उन्हें दवाई चाहिए 5 रुपए में, इंडियन 5 रुपए में, वो हम देते हैं। इसीलिए हमारा फार्मा बढ़ रहा है, इसीलिए हमारी चीजें बढ़ रही हैं, क्योंकि हमारे पीछे क्या इंसानियत का कैसे भला हो, हम बिल्कुल सही काम करते हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये आप देखते हैं कि लोग काफ़ी, क्योंकि बहुत से लोगों की जॉब्स जो हैं वो जा रही हैं, बहुत से लोग इसलिए भी परेशान हैं, और पहले ट्विटर से गई और अब हम सुनने में आ रहा है कि फेसबुक और आगे शायद बाकी की जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो भी इसी तरफ जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जाके इस पर रोक होनी चाहिए और कहीं पे लोगों को बात करनी चाहिए कि ऐसा ना किया जाए। तो जैसे आप डाटा की बात कर रहे हैं, वो भी काफ़ी सीरियस इशू है डाटा चोरी होने का। आरजू जी, देखिए मल्टीनेशनल की बात नहीं है, तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, मल्टीनेशनल में सब सही चल रही है। अगर आपका बिजनेस आइडिया ही फ्लॉड है, यार आप कब तक चलाओगे? देखिए ये चल नहीं पाओगे अगर आपका डाटा, और आप लोगों को, मतलब वो फेसबुक का 10 ईयर चैलेंज क्या था, लोगों को बेवकूफ बनाया था उन्होंने। अब देखिए हर एक को टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती, हर कोई इसमें नहीं घुसता। लोग को समझ नहीं होता, लगा यार हाँ ये अच्छा है, ये वो, और ये क्या कहते हैं, अब ये कंपनी ये फंडेड बाय फेसबुक, बैक्ड बाय फेसबुक। तो फेसबुक क्या है यार, मल्टीनेशनल कंपनियां। देखिए यार, पेन बनाने वाली कंपनियां 70 साल से चल रही है, वो मल्टीनेशनल। एप्पल है, एप्पल वैल्यू क्रिएट करता है, चलता है, 1.5 लाख रुपए का फोन बिकता है, लोग देते हैं, वैल्यू क्रिएट करता है, सेफ रहता है आपका डाटा। एप्पल कैन नॉट बी हैक्ड, एप्पल का सिस्टम हैक नहीं होता है। एक वैल्यू बना रहे, पैसे ले रहे, लोग दे रहे। पर अगर आप सोचो अपने लोगों को बेवकूफ बना के पैसे लोगे, और एम्प्लॉइज को मैं ये बोलूंगा, देखिए मैं उन्हें एडवाइस देने वाला कोई नहीं होता, मेरे से बहुत समझदार और शाणे लोग बैठे वहां पे, बट मैं ये देखता हूँ आप किस चीज से जुड़े हो। आप देखिए, हमारे भगवान श्री कृष्ण एक चीज कह गए थे अर्जुन जी, क्या गए थे, अगर आप एक लोहार हो, लोहा पीटने वाले, आप तलवार बनाते हो, एक सिपाही आता आपके पास, कहते ये तलवार मुझे बेच दे 5 रुपए की, एग्जाम्पल। एक चोर आता, कहता ये तलवार मुझे बेच 7 रुपए की। पहले तो आपको असूल है कि बोलो भाई मैं चोर को तलवार नहीं बेचूंगा, सिपाही को इसलिए बेचूंगा, अपने देश की रक्षा करेगा। अगर आपने चोर को तलवार बेची 7 रुपए में, वैसे आपने 2 रुपए ज्यादा लिए, तो आपका इंटेंशन ठीक नहीं। दूसरी बात, अगर 5 रुपए में भी बेच रहे हो, सुनिएगा, तो उससे क्या करेगा, किसी का गला काटेगा, किसी का लूट खसूट करेगा। जो उसका पाप हो, आप भी उस पाप के भागीदार हो, क्योंकि आपको पता है आपने चोर को तलवार बेची है, सिपाही को नहीं। अगर हम इस चीज का फैसला करें, हमारे कहते हैं धर्म और धर्म संकट के बीच अगर हम फर्क समझ ले, तो हम इस परिस्थिति में फंसेंगे ही नहीं। बाकी लोगों की मर्जी है, मंशा है, आप और हम कोई बोलने वाले नहीं होते। हम एक डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं आपस में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन लोग काफी समझदार हैं मेरे ख्याल है, उनको जरूर ये फर्क समझ में आना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।